नमस्कार। आज हम एक ऐसी रचना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे आपके दिलो दिमाग पर असर करेगी। हम बात कर रहे हैं ममता कालिया की बेहद ही मशहूर और मार्मिक कविता एनोनिमस की। ये कविता सिर्फ शब्दों का ताना बाना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान खोने के एक बहुत ही कड़वे और गहरे सच को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। जरा इस एक पंक्ति पर गौर कीजिए। मुझे अब नहीं लगता कि मैं ममता कालिया हूँ। सोचिए, ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। ये एक मध्यम वर्गीय महिला की वो गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है, जहाँ उसे अचानक ये एहसास होता है कि उसका अपना नाम, उसका खुद का वजूद ही कहीं गायब हो गया है। एक ऐसा नाम जो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होता है, वो भी समाज की भारी भरकम उम्मीदों के नीचे दबकर कैसे धुंधला पड़ जाता है। ये कविता हमें इसी बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ममता कालिया की काव्य शैली के बारे में। आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ममता कालिया लिखती कैसे हैं। हमारा स्रोत बताता है कि उनकी रचनाओं में एक गजब की साइकोडायनेमिक्स यानी मनोवैज्ञानिक गतिशीलता होती है। उनके शब्दों में आपको तीखे व्यंग्य के साथ साथ एक बहुत ही गहरी स्त्री संवेदना का संगम देखने को मिलेगा। दरअसल उनकी कविताएं महिलाओं की उन भावनात्मक चीखों और मानसिक संघर्षों को एक आवाज देती हैं जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। और पता है, उनका लेखन कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये उनके आसपास की दुनिया के बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन पर टिका है। स्रोत के अनुसार वो महिलाओं को दो अलग अलग रूपों में दिखाती हैं। एक तरफ वो जो हर मुश्किल से लड़कर विजेता बनकर उभरती हैं, और दूसरी तरफ वो विवाहित महिलाएं जो अपनी खोई हुई पहचान के बोझ तले घुट रही हैं, जिनका मानो कोई वजूद ही नहीं बचा है। अब आते हैं हमारी मुख्य कविता पर, एनोनिमस। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये कविता एक खिड़की की तरह काम करती है। एक ऐसी खिड़की जिससे आप सीधे एक मध्यम वर्गीय विवाहित महिला के दिमाग और उसकी उलझनों के भीतर झांक सकते हैं। अगर हम मूल पाठ पर गौर करें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये रचना पूरी तरह से मध्यम वर्गीय अनुभव पर ही केंद्रित है। हमारा स्रोत हमें बताता है कि कैसे ये कविता इस विशिष्ट सामाजिक वर्ग की मानसिकता को, उनके मनोविज्ञान को पकड़ती है, जहां पहचान का ये संकट सबसे ज्यादा गहरा और जटिल होता है। वैसे इस कविता का शीर्षक ही अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर देता है। एनोनिमस का सीधा सा मतलब होता है बिना किसी नाम के, यानी गुमनाम। स्रोत हमें समझाता है कि यहाँ ये शब्द सिर्फ किसी एक महिला के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मध्यम वर्गीय विवाहित महिलाओं की उस पूरी स्त्री दुनिया का प्रतीक है जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह से खो दी है। उनका अब कोई अपना नाम नहीं रह गया है। इस खोई हुई पहचान को अगर और गहराई से समझना है तो शादी से पहले और शादी के बाद की स्थिति की ये तुलना बहुत ही सटीक है। इनमें एक बहुत बड़ा, एकदम स्पष्ट बदलाव आता है। शादी से पहले एक लड़की को उसके अपने नाम से जाना जाता है, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। लेकिन शादी के बाद वो महज एक सामान्य मध्यम वर्गीय गृहिणी बनकर रह जाती है। उसकी वो विशिष्ट पहचान, वो नाम, सब कुछ बस कहीं पीछे छूट जाता है। और इसी बात को कवयित्री इन पंक्तियों के जरिए बहुत ही दमदार तरीके से सामने रखती हैं। मैं कमला हूँ या विमला या कांता या शांता, जरा इन नामों पर ध्यान दीजिए। कवयित्री को ऐसा लगता है कि वो इनमें से कोई भी हो सकती है, क्योंकि अब उसकी अपनी कोई अलग अहमियत या पहचान बची ही नहीं है। ममता कालिया होने का जो एक आजाद स्वतंत्र एहसास था ना, वो पूरी तरह से मिट चुका है। समझौते का जॉन। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि आखिर पहचान खोने की इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मुख्य कारण क्या है। ये एक जाल है जिसे समझौते या एडजस्टमेंट का जाल कहा गया है। स्रोत के अनुसार कविता कहती है, शादी एक समझौता है। ये एक तरफा रबर बैंड है जहां एक महिला के धैर्य को खींचा जाता है। इस रबर बैंड के रूपक पर जरा एक पल के लिए विचार कीजिए। ये कितना सटीक और दिल दहला देने वाला है। एक ऐसा बैंड जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से लगातार खींचा जा रहा है। स्रोत यहाँ स्पष्ट करता है कि कवयित्री के अपने अवलोकन के अनुसार एक महिला रिश्ते और परिवार में हर जगह समझौता करने के लिए बाध्य है। मतलब ये सिर्फ कोई पसंद या स्वेच्छा की बात नहीं है, ये एक कठोर, जिससे बचा न जा सके ऐसी अपेक्षा है। जब कोई महिला शादी करती है तो रिश्ते का मूल मंत्र ही समझौता बन जाता है। उसे ही हर सिचुएशन में खुद को ढालना पड़ता है। बिना वेतन की नौकर। अब ये समझौता कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई तक उतरा हुआ है।
शादी के बाद एक महिला की दिनचर्या कैसे पूरी तरह से बदल जाती है, ये जानना सच में हैरान करने वाला है। इन कठोर दैनिक वास्तविकताओं को ही देखिए। लगातार घर का मैनेजमेंट करना, पैसे बचाना, बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए काम करना और सबसे ज़रूरी, सबसे पहले बाकी सभी लोगों का ख्याल रखना। इन सब के बीच उसकी अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और पसंद तो जैसे हमेशा के लिए गायब ही हो जाती हैं। स्रोत में इन महिलाओं के लिए बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, बिना वेतन वाले नौकर यानी अनपेड सर्वेंट्स। ये साफ तौर पर दिखाता है कि उन्हें अपने बारे में सोचने से पहले हर दिन बस अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होता है। पितृसत्तात्मक समाज में पहचान। तो मुख्य बात यहाँ पर यह है कि अब तक जो भी सूक्ष्म अवलोकन सामने आए हैं, उन्हें अगर एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखा जाए तो ये सिर्फ एक घर या एक महिला की व्यक्तिगत कहानी नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्थागत समस्या को दर्शाती है। हमारा स्रोत यहाँ स्पष्ट रूप से ये निष्कर्ष निकालता है कि इस पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला के लिए अपनी खुद की पहचान बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ये विश्लेषण तटस्थ रूप से ये बताता है कि कैसे हमारे सामाजिक ढांचे व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक तरीके से महिलाओं की इस व्यक्तिगत पहचान को मिटाने का काम करते हैं। और यहीं पर हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते ये अपने पीछे एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं के भीतर अपनी पहचान बनाए रखने का ये संघर्ष आज के आधुनिक रिश्तों की गतिशीलता के साथ कैसे मेल खाता है? सोचिए जरा, क्या आज के इस मॉडर्न दौर में चीजें वास्तव में बदल गई हैं या आज भी उसी रबर बैंड को वैसे ही खींचा जा रहा है? ममता कालिया के उठाए गए ये विषय आज की दुनिया में भी कितने प्रासंगिक हैं, ये यकीनन सोचने का एक महत्वपूर्ण विषय है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।